हमारे साथ अगले पैनल में जो सदस्य होंगे उनका परिचय आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ हरिदया सुपर स्पेशलिटी सेंटर से डॉक्टर आशीष टंडन होंगे, डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर आशीष टंडन। और साथ ही डॉक्टर पीयूष दीक्षित होंगे हमारे साथ, दीक्षित IVF से डायरेक्टर हैं हमारे साथ। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पीयूष दीक्षित जी। और साथ ही डॉक्टर प्रमोद कुमार हमारे साथ होंगे, यूनाइटेड मेडिसिटी से हैं डायरेक्टर। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रमोद जी। और प्रवीण श्रीवास्तव हमारे साथ होंगे, चंद्रा स्कैन से डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। हमारी अब इन तमाम लोगों से जानने की यह कोशिश होगी कि प्रयागराज कितना स्वस्थ है या फिर और क्या कदम उठाने की जरूरत है प्रयागराज को और स्वस्थ बनाने के लिए। इसके अलावा कोरोना के बाद जो संकट हमारे बीच से अब टलता हुआ दिखा है, संभावित तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है ये भी जानने की हमारी कोशिश होगी। किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओवर टू यू राम। बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका। और हमारे साथ अब वो लोग हैं जो इस देश का सबसे कठिन कार्य करते हैं, खासतौर से कोरोना के दौर में। और हमारी सामान्य मानसिकता वो है, एक शेर ये है कि मैं रोज चाहता हूं कि भूल जाऊं उसे और रोज यही बात भूल जाता हूं। तो स्वास्थ्य के लिए हमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि सुबह उठो, रनिंग करो, जॉगिंग करो, थोड़ा बहुत शरीर को हिलाओ डुलाओ। ये सबसे सरल काम है ना डॉक्टर साहब, सबसे सरल। और यही हम भूल जाते हैं। अगर हम यही करने लगे तो आधा बोझ आप लोगों का कम हो जाएगा। लेकिन ठीक है, थे इस मंच पर सबसे पहले डॉक्टर आशीष टंडन साहब, एक बड़ी चुनौती से इस वक्त देश गुजर रहा है। और इससे पहले हम पैनल में ये चर्चा कर रहे थे तो ये बात निकल कर भी सामने आई कि ये पता नहीं कि कब खत्म होगा। तो इस चुनौती से कैसे आप लोग जूझ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, वायरल डिजीजेस हमेशा से बहुत रिसर्च का विषय रही हैं, क्योंकि इस पे रिसर्च पूरी दुनिया में ज़्यादा हुई नहीं है। और ये डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट नहीं करती थी। लेकिन पिछले एक दशक में इन डिजीज़ेस ने जो है अपना घर बनाया ह्यूमन बॉडी को। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि H1N1 या इन्फ्लुएंज़ा का जो एक प्रकार होता है उसने हमको काफ़ी दिक्कत दिया। फिर बर्ड फ्लू, फिर उसके बाद जो है और तमाम इबोला वायरस आया, और फाइनली ये एक बहुत बड़ी पैंडमिक कोविड की आई। तो उसमें शायद हम इल प्रिपेयर्ड थे, हमको उतनी नॉलेज वायरस की डिजीज़ को हैंडल करने की नहीं थी। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ी तो अभी भी शायद हम सीख ही रहे हैं, एक्सपेरिमेंटिंग की ही स्टेज पे हैं। कौन से ग्रुप में कौन सी चीज़ फ़र्क पड़ती है, कौन सी चीज़ नहीं फ़र्क पड़ती है। और इसका ब्रेक थ्रू थोड़ा मिला जब इटली ने रिसर्च की और उसने कोविड के बारे में हमको डायरेक्शंस दिए कि ये थ्रोम्बोटिक डिजीज़ है, रेस्पिरेशन पे अफेक्ट करती है। पहले तो यही लगता था कि केवल सांस की ही बीमारी है, लेकिन जब उन्होंने ऑटोप्सी की और इतने जो है चीज़ों को जाना तो हमको शायद थोड़ी सी एक दिशा मिली। और उस दिशा में जो साइंटिस्ट हैं पूरे दुनिया में उन्होंने काम किया और थोड़ा बेटरमेंट या थोड़ा हेडवे मिला। वायरस जानते हैं कि हमेशा अपना स्वरूप बदलता है, तो वायरस ने स्वरूप को चेंज किया। एक डेल्टा वायरस या डेल्टा प्लस का वेरिएंट आया और उसने सेकेंड वेव में काफ़ी जो है वो डैमेजेस किए, काफ़ी मॉर्टैलिटी भी हुई। तो धीरे धीरे हम लोग भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं। पूरी दुनिया से जो डेटा और जो एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उनको शेयर्ड बेसिस पे किया जा रहा है और उसी के आधार पे बेटरमेंट की कोशिश हो रही है। तो फॉर लास्ट 18 months वी हैव बीन पासिंग थ्रू ए वेरी टफ टाइम टू हैंडल ऑल दोज थिंग्स एंड ट्राइंग टू सेव द ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, वाकई चुनौतियां बहुत सारी थी, लेकिन उन चुनौतियों से निपटने की कोशिश भी की और एक अहम भूमिका आप सभी लोगों की तरफ से निभाई गई है उस वक्त में जब देश बहुत ही बुरे संकट से जूझ रहा था। शायद ही हमने सोचा था उस सिचुएशन के बारे में। डॉक्टर प्रमोद जी, आपसे मेरा सवाल है, आपके सामने किस तरह की चुनौतियां रहीं? क्योंकि एक वो वक्त था जब डॉक्टर्स सिर्फ वो लोग थे जो अड़े हुए थे एंड वक्त तक, जिन्होंने अपना हौसला डगमगाने नहीं दिया। तो किस तरह की परेशानियां रही आपके सामने? देखिए, ये
बीमारियों से जूझना तो मेडिकल प्रोफेशन का एक अहम हिस्सा रहा हुआ है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले अज्ञानता इवन मेडिकल प्रोफेशन में बहुत ही इस बीमारी के बारे में, कुछ संकेत थे, बर्ड फ्लू जैसा एबोला हुआ था और सार्स हुआ था, तो ये बीमारी शुरू में लगा कि शायद सार्स वायरस की तरह ही है, जो कि संक्रामक है, सांसों के द्वारा फैलती है और ख़ासतर सांस की तकलीफ़ करती है, और चूँकि वायरल डिजीज़ है तो अपने आप में कुछ दिनों में ये निकल जाएगी, तो हमें कुछ दिनों तक के लिए धैर्य बनाए रखना है। तो ये बात है, और ये फ्लू लाइक वायरस इलनेस है जो कि कुछ हफ्तों में रहता है। इट्स नोन, इट वाज एन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट कि ये 2 महीने 3 महीने में निकल जाता है। तो ये था कि 2-3 महीने का समय अपने को टाइड ओवर करना है एंड देन थिंग्स विल बी वंडरफुल अगेन, बट ऐसा हुआ नहीं। और ये इस तरह से इस बीमारी को देखें जैसा लग रहा है कोई एलियन अटैक है। इफ़ यू सी द व्हाट हैपेंड लास्ट ईयर, जो पिछले साल हुआ, ये वायरस गले में जाता था, सर्दी खांसी करता था, एंड उसके बाद कुछ लोगों में फेफड़े तक पहुंच जाता था। एंड उसकी एक वैज्ञानिकों ने साइंस निकाली कि हम थ्रोट स्वैब लेंगे और उससे इस बीमारी का पता चल जाएगा। नो दिस वाज हाउ वी इवॉल्व, और हमने अपनी पूरी रणनीति तैयार की कि अगर दोबारा इसी तरह के आए दुश्मन का हमला हुआ तो हम इस तरह से इसकी लड़ाई लड़ेंगे। सारी तैयारी उसी हिसाब से हुई, एंड देन इट वेंट इनटू ए चेंज, एंड द डेल्टा विच केम नेक्स्ट, उसने इतना स्मार्ट, जैसे उसे मालूम था कि इंसानों को पता है कि गले में ही हमको टेस्ट कर लेंगे। इट स्टार्टेड गोइंग टू द थ्रोट एंड इमीडिएटली रशिंग टू द लंग्स। पहले वो 1 हफ्ते रहता था गले में, तो हम 1 हफ्ते तक RT-PCR करके पकड़ लेते थे। इसके बाद ये दूसरे तीसरे दिन ही लंग्स में अटैक करना शुरू कर दिया। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। लंग्स में जाने से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। पूरा देश और पूरी दुनिया तैयार नहीं थी कि इतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो अनुपात चेंज हो गया। 100 में से 2% को लंग्स में इन्फेक्शन होगा, वी वर प्रिपेयर्ड। 10 को होगा, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, और 10 सीरियस होंगे और ICU लाइक हो जाएंगे, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। और ये इस तरह से हमला था कि वी टुक टाइम फॉर अस टू रियलाइज। तो अप्रैल का महीना तो सोचने में ही चला गया कि हो क्या रहा है। वी वर लिटरली, कहते हैं ना, फायर फाइटिंग। हम इलाज कम और फायर फाइटिंग ज़्यादा कर रहे थे। एंड देन फाइनली, बट साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ने जो टेक्नोलॉजीज कई रिसर्च की थी, उन टेक्नोलॉजीज को बड़े फास्ट मोड में यूजिंग, नाउ मेडिकल साइंस इज वन ऑफ द साइंस जिसने बड़ी सारी टेक्नोलॉजी को इम्बाइब किया। CT स्कैन इज ए फिजिक्स डिस्कवरी, एंड MRI इज ए डिस्कवरी फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग। दूसरे इंजीनियरिंग को अपने में इम्बाइब करके, दिस इज वेयर बायोटेक्नोलॉजी एंड अदर एंड ह्यूज सुपर कंप्यूटर्स वर यूज, जो 10 साल के रिसर्च को कंप्रेस करके 2 ईयर्स में गया, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड नाउ फॉर, चाहे इम्यूनाइजेशन हो चाहे वो ट्रीटमेंट हो। नाउ मोर और लेस द मेडिकल साइंस इज फुल्ली अवेयर कि इस दुश्मन का क्या प्रारूप है और क्या डेविएशन हो सकता है। आई थिंक नाउ वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड। अगर सारे लोग अपनी, सारे समाज जागरूक रहे तो ऐसी नौबत ही ना आए। इफ़ यू कंटिन्यू टू मास्क एंड मेंटेन आवर डिस्टेंस, नौबत ही ना आए। लेकिन अगर आएगी तो आई थिंक मेडिकल साइंस इज प्रिपेयर्ड। आई थिंक प्रयागराज ऑल्सो इज नाउ वी आर मच बेटर प्रिपेयर्ड। ठीक है, प्रवीण श्रीवास्तव जी, एक चुनौती तो ये है कि इलाज करना है, लेकिन उससे एक चुनौती ये भी है कि डिटेक्ट करना है, पता करना है। तो कितनी कठिनाई स्कैन्स की है? बहुत कठिन दौर था वो, चूँकि स्कैनिंग्स हो या डॉक्टर्स हों, सब खुद भी बहुत इफ़ेक्टिव हो रहे थे, टेक्नीशियन ऑलरेडी बहुत इफ़ेक्टिव हो रहे थे। तो वो एक बहुत कठिन दौर था और बहुत कठिन समय था, और तैयारियां वास्तव में उतनी अच्छी थी नहीं किसी के पास। और अचानक इस तरह से चीज़ें हैं जैसे आपके घर में 2000 लोग आ जाएं और इंतज़ाम 2 लोगों का है, तो हॉस्पिटल्स कम पड़ गए। ये सौभाग्य रहा प्रयागराज का कि 1-2 नए हॉस्पिटल्स यहाँ आ गए हैं। उसमें यूनाइटेड को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इस शहर को उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल दिया, वरना उतने बेड का हॉस्पिटल था ही नहीं हमारे पास यहाँ पे। सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम नहीं कंट्रोल कर सकते थे। तो इस तरह के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स की और नीड है इस शहर में, वो आए। और चेस्ट फिजिशियनों का बहुत रोल रहा। मतलब हम लोग तो डॉक्टर आशीष टंडन से फ़ोन पे बराबर बने रहते थे अपने एम्प्लॉइज़ के लिए कि डॉक्टर साहब इनको क्या करें, क्योंकि अगर सब छुट्टी ही ले लेंगे तो काम कौन करेगा। तो बहुत कठिन दौर था, तैयारियां थोड़ी कम थीं, लेकिन फिर भी इन सारे मौक़ों ने हमें तैयारी का एक अच्छा अवसर दिया और सब ने मिलकर बहुत अच्छे से इस चीज़ का सामना किया और हम लोगों ने उस जंग को जीता है। थोड़ी प्रॉब्लम रही, लेकिन अब हमें लगता है अब प्रयागराज काफ़ी मजबूती से इन चीज़ों को समझ गया है, और एक तो और नए हॉस्पिटल्स आ गए हैं और यहाँ पे और बड़े हॉस्पिटल्स की नीड है अभी, क्योंकि हमारे पास बेड की संख्या बहुत कम है, ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी, और इस तरह का इतना पैनिक भी हो गया तो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ज़बरदस्ती भी लेके रखने लगे।
कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या होगा। तो उस वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हुई, लेकिन अब तो सामान्य है और चीज़ें अब काफ़ी तैयारी है सरकार की तरफ से भी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी और स्कैनिंग सेंटर्स भी, हम लोग सब प्रिपेयर हैं, पहले से तो बहुत बेटर हैं और चीज़ें अब अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग लड़ लेंगे इस लड़ाई में आगे। बिल्कुल, और इसी उम्मीद पर आगे भी कार्य किया जा रहा है। डॉक्टर पीयूष, आपसे मेरा सवाल है, कोरोना के फेज में किस तरह की कठिनाइयां थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आई, वो हम जिक्र कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि उस वक्त लोग अपनों को खो रहे थे, तो डर था अपने अंदर। डॉक्टर्स हॉस्पिटल जा रहे हैं, परिवार वाले डर रहे थे, लेकिन उस सिचुएशन को भी टैकल किया गया। आपके सामने किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की हैं उस वक्त? फॉर्चुनेटली मैं नर्सिंग होम एसोसिएशन का सेक्रेटरी भी हूँ, तो मेरे पास अपनी व्यक्तिगत समस्याएं तो हैं ही, और पूरे शहर में जितने नर्सिंग होम्स हैं उनकी भी समस्याओं से हम लोग वाकिफ हो रहे थे। एक बहुत बुरा वक्त हमने देखा, मार्च 2020 में अचानक एक समस्या ने हमारा दरवाज़ा नॉक किया एंड हम कुछ सोच पाते उससे पहले इवेंट्स शुरू हो गई, सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू हो गई। डर था, डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, सोशल सेपरेशन था, मास्क का एक नया कॉन्सेप्ट था, सोशल डिस्टेंसिंग थी, घर वाले दूर थे, किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था करें तो करें क्या। ऐसे में फ्रस्ट्रेशन होता है एंड जो हीलिंग हैंड्स होते हैं उन पर आपको एक गुस्सा आता है। पिछले 1.5 साल में करीब 33 शहर के मशहूर डॉक्टरों की मृत्यु हुई कोरोना से। हमने देखा, ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जिनको हम जानते हैं। जो लोग किसी दूसरे शहर चले गए और या जो लोग रिटायर हो गए उनकी मृत्यु हुई, उनको तो हमने गिना ही नहीं। हमारे कितने स्टाफ बीमार हो गए हमने नहीं देखा। मैं तो वो दिन भी जानता हूँ, ऐसे भी इंसिडेंट्स जानता हूँ जब घर वाले 4 नहीं मिल रहे थे डेड बॉडी को हाथ देने के लिए, हमारे स्टाफ ने उठाया और उनको डेथ बेड तक पहुँचाया। तो मेडिकल में हमारे पास किट नहीं थी, मास्क नहीं थे, पीपीई किट नहीं थी, सैनिटेशन के सामान नहीं था, दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, रोज नई गाइडलाइंस चेंज हो रही थी। सुबह उठते थे तो एक गाइडलाइन आती थी, दोपहर 2 बजे तक दूसरी गाइडलाइन आ जाती थी, शाम को तीसरी आती थी एंड दे वर समटाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी। रायबरेली में हुआ कि एक ही दिन में 2 एफआईआर हुई। एक एफआईआर हुई इस बात पे कि क्लिनिक क्यों खोला, उसी दिन एक और एफआईआर हुई कि आपने क्लिनिक क्यों खोला। अब डॉक्टर क्या करेगा, या तो वो मरीज को देखे या गाइडलाइंस को देखे। आईसीएमआर कुछ कह रहा है, प्रशासन कुछ कह रहा है, हेल्थ अथॉरिटीज कुछ कह रही हैं, कोलीग्स कुछ कह रहे हैं। तो एक कंफ्यूजन था कि हम कर क्या रहे हैं, हम किसको एड्रेस करें। फोन बज रहा है, फोन पर हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि एक व्हाट्सएप जोक था, जोक क्या, ये एक मेडिकल सिस्टम पर क्रिटिक है। जब ये था जब लोगों ने कहा कि अपनी औकात का अंदाजा उस दिन हो जाएगा जिस दिन आप एक बेड और एक ऑक्सीजन का व्यवस्था इस शहर में कर देंगे। तो फोन बज रहे हैं, हमारे पास सिस्टम नहीं है, किसको बोले, कहां बोले, ऑक्सीजन के लिए किसको बोले, बेड कहां दें। तो ऐसे में डॉक्टर्स किससे बात करते हैं, गाइडलाइंस नहीं थी। स्टाफ, उसको आप क्या तनख्वाह देते हैं, 5,000, 10,000। 10,000 में कौन आदमी अपनी जान देने चला जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप पर बड़ा बड़ा ज्ञान देते हैं कि मेडिकल सिस्टम ने ये नहीं किया वो नहीं किया, मैं उनसे कहता हूं कि 24 घंटे हॉस्पिटल में रुक के देख लेते, आपको ईश्वर पे विश्वास हो जाता है। तो हम लोग एक बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे। समस्याएं थी, स्टाफ की मजबूरियां थी, स्टाफ के भी घर वाले हैं, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके भी माँ बाप हैं, वो उसको मना कर रहे थे कि बेटा ड्यूटी करने मत जाओ, आपकी जान जा सकती है। स्टाफ की मृत्यु हुई और हम उनको बेड और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। तो हम एक दौर से गुजरे, तो भी 80% अस्पताल टेलीफोन से, फोन से जुड़े रहे। हम और डॉक्टर आशीष टंडन रात के 2-2 बजे तक बात करते थे मरीजों के लिए। एंड ये जो टेलीफोन कॉल थे मोस्टली दे वर फ्री,
क्योंकि फोन पे आप किसी से पैसा नहीं ले सकते, आपको फोन पे फ्री राय देनी है। रात में ऑक्सीजन गिर रहा है और हमारे पास पीपीई किट नहीं है, हम अपने स्टाफ को कह रहे हैं कि कोविड पेशेंट को जाके देख लो। ये उसका कलेजा है, ये उसका दिल है, ये उस माँ का बड़प्पन है जिसने उस बच्चे को पैदा किया कि वो गया और उसने उसकी मदद की। तो समस्याओं का कोई अंत नहीं, बट ह्यूमैनिटी ऐसे ही इवॉल्व करती है। मानव इतिहास ही इसी बात का गवाह है कि जब जब परेशानियां आई हम और स्ट्रांग होकर उभरे, और डॉक्टरी भी बहुत स्ट्रांग होकर उभरी और आगे भी उभरेगी। बिल्कुल, ये बड़ी बात कर रहे हैं। जो कठिनाई है वो आपको इन शब्दों से पता चलेगी, जो अंदर की भावनाएं हैं चिकित्सक के अंदर की, एक सिस्टम के अंदर की, वो आपको इस बात से पता चलेंगी। मैं वापस लौटता हूं डॉक्टर आशीष टंडन साहब। जब दो मेहमान बात कर रहे थे, दोनों ने कहा कि टंडन जी से हम लगातार फोन पे संपर्क में थे, तो ये संपर्क लोगों से या अपने साथी चिकित्सकों से बना रहे, मरीजों के साथ बना रहे और हरी दया भी बरसती रहे जी। तो ये कैसे हो पा रहा है सब कुछ? देखिए, चिकित्सा में आने का कोई भी, जो भी चिकित्सा में आता है, जो डॉक्टर बनता है, उसको एक हिप्पोक्रेटिक ओथ दिलाई जाती है जब आप पूरा करते हैं अपना ये करिकुलम। तो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि इस पैंडेमिक में मैं अपने लोगों की पूरी सेवा कर पा रहा हूँ। वी आर एबल टू सर्व आवर पीपल, जो हमारे आसपास हैं, उनको शायद इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और 80% केसेस माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, केवल 10% केसेस या 15% केसेस ऐसे होते हैं जो क्रिटिकल होते हैं या जिनको आईसीयू की रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें से भी केवल 5% ऐसे होते हैं जिसको रियली आईसीयू की ज़रूरत होती है और मॉर्टेलिटी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि डर और भय, ये दो चीज़ ऐसी चीज़ें थी जिसमें पैनिक बहुत हो गया था। जिसकी थोड़ी सी भी सांस फूल रही थी उसको ये लग रहा था कि अब मेरी जान चली जाएगी और मुझे तुरंत बिस्तर मिलना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए, और जो दुनिया में उपलब्ध दवाइयाँ सब मुझको उपलब्ध हो के मेरे पास हो जानी चाहिए। तो इसकी वजह से और कुछ व्हाट्सएप की वजह से भी लोगों में नर्वसनेस और इस तरीके का भय का माहौल था। तो अगर उस समय हम लोग किसी को सही राय देंगे तो शायद उसकी एंग्जाइटी, उसके पूरे फैमिली की एंग्जाइटी, क्योंकि पूरी फैमिलीज अफेक्टेड थी। जब से किसी पेशेंट की डायग्नोसिस होती है तो 3rd to 5th डे उसका जो है RT-PCR होता है, 2 दिन लगता है रिपोर्ट उसकी आने में। तो बाय द टाइम 5 से 7 दिन निकल चुके होते हैं और उस बीच में उसकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो हमने सेकेंड कोरोना के फेज़ में ये देखा कि पूरी फैमिलीज अफेक्टेड थी। अगर 5 मेंबर या 7 मेंबर हैं तो कम से कम 4 मेंबर 6 मेंबर अफेक्टेड हो गए हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक था, लोगों को बहुत दिक्कत थी, और शायद उसमें से कोई एक मेंबर जो ऐसा था जिसको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी। तो अगर हम लोग फ़ोन कॉल अटेंड करके पेशेंट को सोलेस दे रहे हैं, उनको कंटिन्यूअस बता रहे हैं और व्हाट्सएप पे हम दवा भेज पा रहे हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी हेल्प थी। दूसरा फैक्टर ये भी था कि चूँकि जैसा डॉक्टर पीयूष दीक्षित ने बताया कि वो सेक्रेटरी हैं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ नर्सिंग होम एसोसिएशन का, और सारे नर्सिंग होम्स पे बहुत ज़्यादा लोड था, मरीजों को लेके बेड नहीं मिल रहा था, हमारे अपने नोन टू वो भी बेड नहीं पा रहे थे। तो ऐसे केसेस में ये सॉर्ट आउट करना कि जो माइल्ड टू मॉडरेट केसेस हैं वो घर पे मैनेज हो जाए और जो सीवियर या क्रिटिकल केसेस हैं उनको तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी था कि हम सब एक टीम की तरह काम करें, और जहाँ पे भी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो चाहे वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको दोनों को जो है हमको पूरा करना था। तो इससे हम लोग पूरा हाथ मिला के अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग, जो लेटेस्ट गाइडलाइन आई रही थी उसकी शेयरिंग, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने शहर में कितना उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं उसके लिए कोशिश कर रहे थे। तो ये एक पूरा टीम वर्क था, और हम बहुत इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि इलाहाबाद के जितने भी डॉक्टर्स थे, चाहे वो जो है यूनाइटेड मेडिसिटी रहा हो, चाहे वो और बड़े हॉस्पिटल्स रहे हों, छोटे हॉस्पिटल्स रहे हों, या हमारे जितने भी पदाधिकारी थे मेडिकल फ्रेटर्निटी या नर्सिंग होम एसोसिएशन के, उन्होंने हाथ मिला के इतना अच्छा काम किया जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है, एंड वी आर एबल टू सेव सो मेनी पेशेंट्स।
सो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जिसको शायद हम एक वॉर में थे, और वॉर में कोई नियम नहीं होता, केवल जान को बचाना होता है। तो वही एक चीज़ थी जिस पे हम लोग कार्य कर रहे थे कि किसी भी तरीके से किसी भी पेशेंट्स को अगर हम लोग एडवाइस करके उसकी जान की सेफ्टी कर सकते हैं, या उसको टाइमली हम इंटरवीन करके उसको कुछ भी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए। और इसमें हमको सपोर्ट बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज से भी मिला। कोई ऐसे क्रिटिकल या सीवियर केसेस थे जिनको जो है वो पोस्ट कोविड हो गए थे, तो उनको भी शिफ्ट कराया गया ऐसे हॉस्पिटल्स में जो पोस्ट कोविड हॉस्पिटल थे, सो दैट मेडिकल कॉलेजेस में क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए बेड्स अवेलेबल रहें। की जो डिमांड थी वो बढ़ रही थी, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही थी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की मैं बात करूं उसकी डिमांड बढ़ रही थी। ऐसे में कुछ लोग थे जिन्होंने इस सिचुएशन में भी आपदा में अवसर तलाशने की कोशिश की, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। इस बीमारी के बारे में अज्ञानता और जान का भय ये इंसान को कुछ भी करा लेता है। तो जिन्होंने जो घरों में सिलेंडर रख रहे थे या उनके घरों में उनको डाउट था, कुछ लोग ऐसे पेशे में थे जहाँ कि उन्हें मालूम था कि आज नहीं तो कल मैं एक्सपोज होऊंगा, आज नहीं तो कल मैं एक्सपोज हो ही जाऊंगा। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में थे या मेडिकल प्रोफेशन में थे, कुछ बिजनेस में थे। दे न्यू कि आज नहीं तो कल होनी है। और जिस तरह से संक्रमण फैल रहा था, सब ने यही महसूस किया कि आज नहीं तो कल मेरा नंबर आना है। तो एक तरह से वो भय उनको मजबूर करता था कि जैसे हम हर चीज़ के लिए तैयार करते, हम त्योहारों के लिए घर में मिठाइयाँ इकट्ठे करते, तो अगर बीमारी के लिए तो लोगों का वो था। उस समय वो समाज के नहीं सोच रहे थे, पहला था कि पहले अपना तो बचाऊं। तो अब ये मेडिकल प्रोफेशन वॉज डिफरेंट। यहाँ मेडिकल एक प्रोफेशन था जिसने कि पहले दूसरों के लिए करा, अपने परिवार को पीछे छोड़ के। सो आई थिंक मेजॉरिटी वॉज, जो काम हुआ वो भय के कारण हुआ। इट वॉज, शायद उसमें वो कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं रही होगी, ऐसा हमारा सोचना है। इट वॉज प्रिडोमिनेटली द फियर फॉर सेल्फ। आई थिंक ये ह्यूमन नेचर है। आदमी वो सोल्जर्स ही होते हैं जो जंग के मैदान पे जाते हैं तो अपनी नहीं सोचते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। सो वी वर लाइक ऑल्सो मेडिकल सोल्जर्स, बट बाय एंड लार्ज फियर। एंड अब वो भय कुछ वैक्सीनेशन के कारण और बीमारी के प्रारूप को देखने के बाद अब वो भय कम हो गया। देखिए, मौके पर अवसर की तरह देयर इज ए वेरी थिन लाइन जो डिमार्केट करती है इनटू ए बिजनेस एक्यूमेन। अब एक मेडिकल प्रोफेशन जान से है, लाइफ का सवाल है, तो देयर विल ऑलवेज भी एक अलग पहलू होता है कि आदमी थोड़ा सेक्रीफाइसेस करे। दैट एक्सपेक्टेशन समाज का इज बट मैंडेटरी होना चाहिए। देयर विल बी कहीं ना कहीं अंश, बट दैट प्रोपोर्शन वॉज नॉट सिग्निफिकेंट। मीडिया हाईलाइट तो कर देती है, बट बाय एंड लार्ज हम अपने अस्पताल का अनुभव से कहेंगे 1.5 साल का इंसानियत पर विश्वास हो गया। हमारे यहाँ करीब 50 ऐसे मरीज भर्ती हुए जिनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में थे, ऑस्ट्रेलिया में थे, अकेले थे यहाँ। उनके घर आसपास के मित्र लोग उनको लेके आए। कॉलम भरने में क्या आपका मरीज से क्या संबंध है, तो कहते संबंध नहीं, हम इनके नोन हैं। वी वेर ए प्राइवेट सेटअप। हम पूछते भाई इनके बाद में केयर कौन करे, कुछ हो जाए तो कहते हम ही हैं जी, हम सब हैं। एंड देयर वाज नॉट वन टू मेनी इंस्टेंसेस, और रेगुलरली फ़ोन करते हैं। तो कहते हैं ना, जो व्हाट्सएप में लोग मित्रता के शेयर करते थे, वी हैव सीन इट हैपनिंग। एंड वी हैव सीन कि घर के बच्चे भले ना करे हों, लेकिन मित्रों ने बहुत मदद करी, अनजान लोगों ने मदद करी, अनजान लोगों ने अंत्येष्टि कराई, बच्चे तो बाहर हैं। सो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर पॉजिटिव्स देखें तो इसने मेडिकल प्रोफेशन के इंडिया में एटलीस्ट प्रयागराज इट इज़ बिल्ट ए ट्रस्ट इन आवर सेल्फ कि अब हम इमरजेंसीज हैंडल कर सकते हैं। आई थिंक ऑल द डॉक्टर्स एंड पैनल एग्री कि अब प्रयागराज ही सही नहीं, पूरे कंट्री में मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर कैपेबल एंड हॉस्पिटल्स आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इमरजेंसीज। जो पहले 2% मरीज सीरियस होते थे, आज के डेट में एट वन टाइम इन आवर हॉस्पिटल वी आर 400 पेशेंट्स और 400 सीरियस थे। सो इट वॉज लिटरली, इट वॉज नॉट ए मॉक ड्रिल, इट वॉज ए real time situation. So the infrastructure of the whole country in medical has developed. As a medical profession, although it may sounds very harsh, but I think for a change, the focus is now on the medical infrastructure. अब काफ़ी कुछ डेवलप, इतने सारे हॉस्पिटल्स के बाद वी हैव ए लिक्विड ऑक्सीजन, वी हैव ए PSA इंस्टॉल्ड, बेड्स बढ़ गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिटिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स। सो ऑल इन ऑल इट वॉज, वी हैव चेंज। द मेडिकल प्रोफेशन ने समस्याओं के साथ में जो ज़रूरत पड़ती गई, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट वाज इन गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, एवरीबडी हैज़ डेवलप्ड। प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जैसे लोग थे, डॉक्टर साहब लोग, नर्सिंग होम, सब ने अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन कराया। At United we ensured that, and we were lucky that before the second wave हमारे सारे staff were vaccinated from top to bottom, including contractual, आया, ward boy, जो भी थे,
all and all were vaccinated. So I think that is the reason कि हमारे स्टाफ को थोड़ा बोल्डली काम करने का अवसर मिला. They were confident. कहीं कहीं केयरलेस हो जाते थे कि वो उतने सीरियसली मास्क नहीं लगाते थे जैसे पहले लगा. तो वी हैड टू कॉशन देम कि आपने हेलमेट पहना है लेकिन हेड इंजरी अभी भी हो सकती है. So please try to maintain all that precaution. But then enthusiasm was a benefit of that vaccination. And that I think थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो डॉक्टर साहब कह रहे थे ना कि आप जान बचाने की कोशिश करते हैं, that little bit of extra I think saved many lives. तो कभी कभी लोग सब जगह डेथ के काउंट करते हैं, बट जितनी जानों को बचाया गया इस प्रयास में, तो आई थिंक that is a more positive take away from what happened in last 2 months than to look at the negatives. That is what is I feel. ठीक है, एक बात ये प्रवीण श्रीवास्तव जी, ये बहुत अहम हमने देखी. मैं सरकारी सिस्टम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग भी क्षमतावान थे, जिनके पास जरा सी भी गुंजाइश है या वो जो अपने आप को थोड़ा सा गुंजाइश अपने लिए तलाश सकते हैं, उनके लिए पहली प्राथमिकता ये थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड मिल जाए किसी भी तरह से. उनके लिए बिल मैटर नहीं कर रहे थे, एक विश्वास मैटर कर रहा था. लेकिन उसी समय पे आप लोगों के ऊपर ये भी सवाल लोग पूछते हैं कि साहब आप लोग बिल बहुत ज़्यादा लेते हैं. दोनों कंडीशन एक साथ हैं कि भरोसा भी आपके ही ऊपर है और सवाल भी आपके ही ऊपर है. ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है. हम सरकार के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनसे बहुत अपेक्षा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपदा में अवसर सबने तलाशने का प्रयास किया है. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है. और यही नहीं है, इस देश का दुर्भाग्य है कि अगर कहीं उत्तरांचल में आप अगर कहीं फंस जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो 2 रुपए का बिस्किट 200 रुपए में बेचते हैं. इसी देश का नागरिक बेचता है. हम लोगों ने यहाँ पे अनुभव किया, 4 किलोमीटर का एम्बुलेंस अगर हमने बुलाया तो 10,000 रुपया लिया उसने. लाश जलाने का 10,000 रुपया लिया. डॉक्टरों ने बहुत मदद की, सब ठीक थी, ऐसा नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत को हमेशा ध्यान में रखने की जरूरत है. हम सबको समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारी सभी की है. जो जहां है अगर वहीं पे वो सुधर जाए तो बहुत चीजें सही हो जाएंगी. सिर्फ सरकार ही कंट्रोल करे ये तो नहीं है. अस्पतालों में ठीक है, जो पैसे वाले थे उनको बेड मिला, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं था, क्योंकि लाख लाख रुपए में लोगों ने भर्ती किया है मरीज को. तो कहीं ना कहीं इस चीज की प्रॉब्लम आई है. ठीक है, वो हमारे ही लोग हैं सब, लेकिन कहीं ना कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पैसा अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा नहीं रहा. उसको कहते हुए भी खराब लगता है, लेकिन वो हर फील्ड में जो जहां रहा उसने वहां मतलब इंसानियत को एकदम तरोतार कर दिया. तो कहीं ना कहीं समाज बहुत दुखी द्रवित है इससे. उंगली चूंकि व्यक्तिगत नहीं उठ पाती तो सरकार को ही कहता है आदमी, लेकिन सरकार कहेगी किससे? हम ही आपसे तो अपेक्षा कर रही है. देखिए, इनफर्टिलिटी बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम है. अब पिछले 20 साल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है कि लोग सोचते हैं कि शादी अब 30 पे होनी चाहिए. फिर वो 2-3 साल सोचते हैं कि हम लाइफ को एंजॉय करेंगे या सेटल होंगे. एट एज ऑफ 35 नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अब हमको बेबी कंसीव करना है. लॉट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस, लॉट ऑफ सोशल नेटवर्क, रात में लेट नाइट उठना. तो इन सारे फैक्टर से क्या हुआ कि इनफर्टिलिटी के ट्रेंड्स में एक राइज हुआ. तो जब जब इनफर्टिलिटी या कोई भी समस्या बढ़ेगी उसके सॉल्यूशंस भी बढ़ेंगे. तो जाहिर है बड़े शहरों से अब 20 सिटीज़ में आया, 20 के बाद अब 30 सिटीज़ में जाएगा. तो डेफिनेटली थोड़ा पॉजिटिव डिफ्लेक्शन आईवीएफ को लेके हुआ है. पीपल्स आर रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट. बट अभी भी भारतीय मानसिकता में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे जन्म के साथ हमसे जुड़े हुए हैं. जैसे एक स्त्री को हम तभी पूर्ण मानते हैं जब वो उसको एक बच्चा हो जाए. अगर बच्चा हो भी जाए तो क्या वो पूर्ण हो गई? उस महिला की पूरी जिंदगी को आप एक प्रश्न में बांध देते हैं कि आपका जीवन का उद्देश्य है एक बच्चा पैदा करना. ऐसा नहीं. तो देखिए, कोई भी समाज एक दिन में नहीं बनता. ये सदियों की चली हुई परंपराएं हैं, उनको तोड़ने में समय लगेगा. हाँ, हम बदल रहे हैं. डेफिनेटली द सोसाइटी इज चेंजिंग. फिजिकल मेंटल वेलबींग में चेंज आ रहा है, हम लोग चेंज हो रहे हैं और भविष्य में कुछ अच्छे परिणाम इस समाज में मिलेंगे, ऐसा मेरा कामना भी है.
हम भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छे और सकारात्मक परिणाम हर सेक्टर से मिलें, हर क्षेत्र से मिलें। और जैसा कहा श्रीवास्तव जी ने कि हम ही लोगों से तो देश बनता है, और जो जहाँ भी जिस सिस्टम में भी गलतियाँ होंगी या जो लोग गलत करेंगे वो भी हमारे अपने हैं। हर जगह सुधार की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।